जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर इस वक्त चुनाव का माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों को लेकर। एक सीट था मिल्कीपुर की, अयोध्या की, जिस पर ये कुछ याचिका पड़ी हुई थी बाबा गोरखनाथ की वजह से। वर्तमान वो पूर्व प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद वो उस सीट पर जो चुनाव आयोग है उसने तिथि घोषित नहीं किया और वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा। लेकिन 9 सीटों पर पूरी तरीके से चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम सारे प्रत्याशी जो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। तमाम मंत्रियों के रहते हुए बड़े बड़े दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एक केशव प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ फूलपुर में मौजूद थे, वहीं कटेहरी विधानसभा अम्बेडकर नगर की जो पड़ती है वहां से लालजी वर्मा पहले विधायक थे। वहां पे आज बड़ी संख्या में संजय निषाद, क्योंकि निषादों की संख्या वहां ज़्यादा है तो संजय निषाद मौजूद थे। उसके बाद ब्रजेश पाठक भी वहां पे मौजूद थे। यानी कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गए हैं, लड़ाई जोरों की है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में बाजी कौन सी पार्टी मारेगी, क्योंकि ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। 27 विधानसभा चुनाव के पहले ये चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जो भी इस सेमीफाइनल को जीतेगा वो उसके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरीके से बढ़ जाएगी और 27 चुनाव में वो फिर से एक बार धमाल और कमाल कर सकता है। तो हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस पूरे चुनाव का माजरा क्या है और कौन सी पार्टी लग रही है कि ये चुनाव जीतेगी, और जीतेगी नहीं बल्कि इतिहास रचेगी, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा हैं। आप लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, लगातार इस चुनाव को, लगातार कई सारी विधानसभा का आप दौरा भी कर चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा चुके हैं। और एक तरफ से कहा जाए तो ये कहने में कोई भी हमें गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं कि अभिषेक शर्मा ने वो काम किया है उस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतरकर पत्रकारिता की कि इनको पता है कि आखिर में जनता का नब्ज क्या है और कैसे क्या कुछ इस बार माहौल बनने वाला है। अभिषेक जी, देखा जा रहा है कि चुनाव है, अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं इस वक्त राजनीति में, योगी सरकार खुद सक्रिय हैं और 18 जनसभाएं योगी को करना है, मुख्यमंत्री जी को, और माना जा रहा है कि चुनाव एकदम कांटे की है, सम्मान की लड़ाई बन गई। क्या लगता है कि इस बार किसकी नैया पार होने वाली है? देखिए, अभी प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित था। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर कानूनी प्रक्रिया का एक पेच फंसा हुआ है हाईकोर्ट का। तो अभी फिलहाल 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। देखिए, 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पीछे है समाजवादी पार्टी से। उन अगर 4 सीटों की बात की जाए तो कानपुर की सीसामऊ सीट है और मैनपुरी की करहल सीट है, मुरादाबाद की कुंदुरकी सीट है और इसी के साथ अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट। मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर की जो सीट है वहाँ मैं राष्ट्रीय लोकदल को इसलिए आगे मानता हूँ क्योंकि मीरापुर सीट पर जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो कई उम्मीदवार बसपा से, सपा ने भी कादिर राणा की बहू को उतारा है। कादिर राणा वही हैं जो 2009 से 14 तक मुजफ्फरनगर के सांसद रहे और जब 13 में जाट और मुस्लिम दंगे हुए तो मुसलमानों की पंचायत बुलाने में बसपा सांसद रहते हुए कादिर राणा का अहम रोल था। तो कादिर राणा को हिंदू मतदान नहीं करेगा, ये बिल्कुल तय है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यादव है वो मीरापुर में उतना प्रभावी नहीं है। अगर उसकी संख्या भी होगी तो 4-5 हज़ार होगी। माना जा सकता है कि थोड़ा सा जो जाट और गुर्जर वर्ग है जो सपा को लाइक करता है, तो गुर्जर वर्ग से थोड़ी सी वोटिंग होने की उम्मीद है। लेकिन मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रही हैं, पहले विधायक भी रह चुकी हैं, तो ओबीसी वर्ग से हैं। तो मीरापुर मुझे लगता है कि आरएलडी मीरापुर की जो सीट है वो आसानी से जीतेगी। बात रही कटेहरी की, करहल की, कुंदुरकी की और सीसामऊ, तो देखिए करहल में यादव मतदाता ही निर्णायक है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह 2012 में करहल से चुनाव लड़ चुके हैं बीएसपी के टिकट पर, तो उनको सफलता नहीं मिली। तो अनुजेश यादव को उतारा है बीजेपी ने। अनुजेश यादव के बारे में बताऊं दर्शकों को, वो धर्मेंद्र यादव जो सांसद है आजमगढ़ के, उनके सगे बहनोई हैं और 2015 के करीब वो जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी बनी संध्या यादव जो धर्मेंद्र यादव की बहन है। जब समाजवादी पार्टी परिवार में क्लैश हुआ तो अनुजेश यादव बहुत दिनों तक नहीं रुक सके समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव का जो गुट था, जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में विवाद हुआ तो अखिलेश गुट उनको अपना विरोधी मानता था, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यही वजह है कि अनुजेश यादव बाद में बीजेपी में गए। जब उनकी पत्नी की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराया तो बीजेपी ने उनकी बहुत मदद की। स्वतंत्र देव सिंह के साथ वो टच में आए, स्वतंत्र देव सिंह के, और उसके साथ ही वो बीजेपी में आए। तो अनुजेश यादव को करहल से उम्मीदवार बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यादव मतदाता बटेगा
अनुजेश यादव को वो स्वीकार करेगा, किस तरह से अनुजेश यादव जिस तरह से बीजेपी में आए हैं, तो क्या दूसरे सामने यादव प्रत्याशी को पाने के बाद कुछ मत बटेगा? हाँ, मेरा ये मानना है कि थोड़ा बड़ा अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो अन्य पिछड़े हैं साग के वहाँ बड़े तादाद में है। चर्चा थी संघमित्रा मौर्य को लड़ा सकते हैं, अगर लड़ाते या एसपी पटेल या जो केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, उनकी बिटिया को भी लड़ाने की चर्चा थी। अगर ये लोग लड़ते तो ज़्यादा चुनाव अच्छा होता। अगर आप कानपुर आइए, सीसामऊ, तो देखिए सीसामऊ में सुरेश अवस्थी को लड़ाया जा रहा है। एक बार ये 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं इरफान सोलंकी के सामने, और वेव जो थी हिंदुत्व की 2017 में जब भाजपा सरकार बनी 325 सीटें आई, उस वेव में हार गए थे इरफान सोलंकी से, और उस सीट पे 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर यहाँ पर किसी दलित वर्ग से बीजेपी प्रत्याशी देती तो लड़ाई बनती। दूसरी चीज़ ये क्योंकि वहाँ पे बसपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया, वीरेंद्र शुक्ला को। बसपा की चर्चा मैं करूंगा, बसपा ने गेम बिगाड़ा है लोगों का। अभी बीएसपी को सपा और बीजेपी दोनों हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अभी मैं बीएसपी पे आऊँगा तो यहाँ पर भी मतलब सीसामऊ में भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। हाँ, हो सकता है वोटर अगर पोलराइज्ड हो जाएं एंटी इरफान सोलंकी, लेकिन एक चीज़ ये भी आप देखिए कि नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है, वो अपनी सास और बिटिया के साथ पहुंचती है नामांकन करने, तो एक इमोशनल हाँ लगी जनसभा में भी जब फुटमट, तो उसका हो सकता है उनको फ़ायदा हो जाए। कटेरी जब आप आएंगे तो देखिए लालजी वर्मा पूर्वांचल के कुर्मियों के एक बड़े नेता, उनकी पत्नी को लड़ाया जा रहा है चुनाव। उनकी बेटी को लड़ना था छाया वर्मा को, लेकिन उनकी दावेदारी पर पार्टी के भीतर कलह होने लगी, तमाम सारे उनकी बेटी के ऑडियो वायरल होने लगे, तो कहीं विरोध ना हो जाए इसलिए उनको ना उतार कर उनकी पत्नी को उतारा गया। अब सामने बीजेपी ने वहाँ निषाद प्रत्याशी उतारा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि यादव, कुर्मी और मुसलमान, ये 3 समीकरण ऐसे हैं जो लालजी वर्मा की नैया कटेरी में पार कर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटेरी के इंचार्ज हैं एक प्रकार से, तो हो सकता है कटेरी में कुछ फेरबदल हो जाए। बाकी जब आप मझवा की ओर चलेंगे तो मझवा जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता मौर्य आसान फाइट में आगे दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वहाँ दीपक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, और केसरी देवी पटेल पूर्व सांसद के बेटे हैं, खुद भी विधायक रहे हैं। तो ये 2 सीट जो मैंने आपको बताई, मझवा और फूलपुर, ये भारतीय जनता पार्टी के एज वाली सीट है। अब आप मीरापुर की एक सीट हो गई, तो 4 सीटें सपा एश्योर हैं। गाजियाबाद देखिए, गाजियाबाद और खैर पर बीजेपी जीत जाएगी चुनाव, इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई तो 9 में से आप कितनी सीटें दे रहे हैं अभिषेक जी? मेरा मानना ये है कि 9 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल। मतलब मुकाबला मुझे बराबर का लग रहा है। लेकिन जो अभी चुनाव प्रचार में जो दलित वोट बैंक है, अब मैं आया बसपा पे। बसपा ने कई ब्राह्मण उतारे, कई वर्मा उतारे, कई ओबीसी उतारे। अगर बसपा वोट काटने में कामयाब होती है तो जहाँ जहाँ ब्राह्मण लड़े हैं नो डाउट बीजेपी का वोट कटेगा। लेकिन जहाँ बसपा ने जैसे अमित वर्मा को लड़ाया कटेरी में, अगर अमित वर्मा कुर्मियों को वोट काटते हैं तो सपा को नुकसान होगा। तो बसपा पे निर्भर होगा। अगर बसपा मजबूत नहीं लड़ती तो बसपा का जो वोटर है वो किसके साथ जाएगा, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का डर का, देखिए कांग्रेस का यूपी में फिलहाल वो जनाधार नहीं है। 32-33 वर्षों से कांग्रेस वेंटिलेटर पे है एक प्रकार से यूपी में। तो देखा जाए कांग्रेस का जो 2-2, 4-4 हज़ार वोट है जो खाटी कांग्रेसी हैं, क्या वो सपा के द्वारा जो इस तरह से चीज़ें हुई हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्योंकि फूलपुर में देखा सुनने में आ रहा है कि उनके जो कांग्रेस के वहाँ पर जिला अध्यक्ष, उन्होंने नामांकन तक भर दिया है। तो तमाम विसंगतियाँ हैं आपस में। गठबंधन में इधर भी खींचतान रही, संजय निषाद 4 दिन तक दौड़ते रहे और अमित शाह से मीटिंग करने के लिए परेशान रहे। सुनील बंसल से हालांकि उनकी मुलाकात हुई। फिर उनके ऊपर अंदर खाने ये भी आरोप लगते हैं कि संजय निषाद टिकट का जो बंटवारा है उसमें तमाम सारे पार्टी डोनेशन और इस तरह की बातें आती हैं। तो भाजपा ने जो टिकट वितरित किया है उसमें भाजपा ने समीकरण को साधा है। यादव, पटेल, मौर्य, उसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित सभी को, निषाद को भी टिकट दिया है। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 4-4 सीटों पर सपा बीजेपी कंफर्ट जोन में, 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल। अभिषेक जी ने जो बहुत बारीकी से एक विधानसभा के बारे में बताया और बताया कि कहाँ पे कौन सी पार्टी मजबूत है। हम और भी बात करेंगे। हमारे एक और
भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नितेश मिश्रा जी। आप बाराबंकी से लखनऊ आते हैं और बहुत सारी विधानसभा पे आपने पैनी नज़र बनाई है। लोकसभा चुनाव पे भी आपने कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया था, कई सारे मंत्रियों का इंटरव्यू किया था, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भी आप गए थे। आपको एक अच्छा खासा अनुभव है पत्रकारिता जगत में। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का नब्ज टटोलने में कि जनता के मुद्दे क्या हैं, अगर राजनीतिक पार्टियों को करना क्या चाहिए, अगर किसी पार्टी को अपने तरफ आकर्षित करना है, जनता को आकर्षित करना है, तो कैसे क्या कुछ करना है, उस पर आप बारीकी से काम किए। इनसे भी हम जानेंगे क्योंकि ये उपचुनाव है, ऐसे में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं लोग कि क्या कुछ होने वाला है इस चुनाव में। नितेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, उन्होंने मौका नहीं दिया अपने सहयोगी दल कांग्रेस को, एक तरफ बीजेपी आरएलडी को छोड़ दें तो अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को जिस प्रकार से उन्होंने झटका दिया, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अंदर ही खाने उसमें नाराजगी होगी थोड़ी बहुत। क्या लगता है कि बाजी कौन मारेगा फिलहाल? संजय जी, भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं या विश्लेषण? भविष्यवाणी भी सुनना चाहते हैं और थोड़ा सा विश्लेषण की अगर बात करें तो अखिलेश यादव का पीडीए बहुत कमाल कर रहा है। ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव ने जो पीडीए का अपना एक फंडा निकाला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हालांकि इस पर बाद में कई सवालिया निशान उठे, फिर इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ इसमें अगड़ा भी शामिल कर लिया गया। पीडीए को उस समय तक हवा नहीं मिली थी जब तक लोकसभा चुनाव थे। अखिलेश यादव पीडीए गा खूब रहे थे, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कुठाराघात लगातार कर रहे थे। लेकिन भाजपा में भी तमाम ऐसे नेता हैं जो कब क्या बयान दे दें और उसका क्या असर हो, और इसमें सर्वप्रथम नाम आता है लल्लू सिंह का। संविधान खत्म होने वाला जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लल्लू सिंह के उस बयान के बाद अखिलेश यादव का पीडीए खूब मजबूत हुआ है, जिसकी नज़ीर आपने लोकसभा चुनाव में देखी। समाजवादी पार्टी जो कभी सांसदी के चुनाव में इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम नहीं कर सकती थी, आज वो पूरे ताकत के साथ दिल्ली सदन में बैठ रही। आलम यह है कि समाजवादी पार्टी आज राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, उसके बावजूद एक समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी कांग्रेस पार्टी को उसने अपने आगे झुका लिया। 9 सीटों पर उपचुनाव के मामले पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन जवाब किसका आ रहा है संजय जी? अखिलेश यादव का। जनता का समर्थन, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बोलना जनता के पास में। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो 2 सीटें दे रहे थे वो कांग्रेस को, वो जानते थे कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे चुनाव हार जाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि भैया ना लड़ो ना बझो। संजय जी, चुनाव में ये कहीं कंफर्म ही नहीं होता। समीकरण जो होते हैं उसको हम लोग सिर्फ एक आंकड़े के हिसाब से बात करते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप देखिए पिछली बार कितने एग्जिट पोल आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के क्या आलम था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे। परिणाम जब आए तो क्या जनता के मन में क्या है, जनता आपके मुद्दों को कितना सुनना चाह रही, कितना देखना चाह रही, ये डिपेंड कर रहा है। अखिलेश यादव में इधर लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव की प्रसिद्धि निश्चित ही मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा, एक बात जैसे अभिषेक जी ने भी कही, करहल पे उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि वहाँ से चुनाव इतना आसान नहीं है लड़ना, और क्योंकि पूरा एक यादव लैंड है वो, और वहाँ पे चुनाव समाजवादी पार्टी हमेशा से जीतती आई है। अगर हम आपके हिसाब से देखें कि अगर बीजेपी को वो सीट जीतना हो तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी को वहाँ से क्या करना चाहिए, ये तो एक बड़ा कठिन और पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। बहरहाल मैं अपने साथी अभिषेक की बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी को पूरा पहले से इस चीज़ का 1% भी मलाल नहीं रह जाता, क्योंकि वो वहाँ पर किसी को घोषित कर दें उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। हालांकि एक जगह पर अभी जो समस्या आ रही है वो समस्या ये है कि अखिलेश का सीन अगर कोई बिगाड़ सकता है तो जो अन्य राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को भी इस बार कमज़ोर आंकना सही नहीं होगा। उधर एक धड़ा और तैयार है जो एससी कोर वोटर को अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित कर रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आज़ाद को भी हम कम मानेंगे तो ये कमज़ोर होगा। हाँ, ये बात अलग है कि यूपी के जितने बड़े नेता थे वो बाहर जाकर फेल हो गए, फिर चाहे उसमें अखिलेश यादव रहे चाहे चंद्रशेखर रहे, और हरियाणा में ये इसका परिणाम हमें साफ तौर पे दिखा है। तो भाजपा ने जातिगत समीकरण साधे तो हैं, लेकिन जब कोई पार्टी सत्ता में होती है संजय जी ना, तो वहाँ जातिगत समीकरण से ज़्यादा साधने की ज़रूरत पता है क्या पड़ती है? वहाँ पर एक स्थिति आ जाती, एक अनार 100 बीमार जैसी। पिछली लोकसभा चुनाव में भी जो टिकट वितरण हुआ, पार्टी और पार्टी के नेतृत्व तो उससे खुश था, लेकिन उस क्षेत्र का कार्य कर रहा मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था।
लोकसभा चुनाव में, हालांकि ये रिपोर्ट भी बनी और तमाम प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने पता नहीं क्या भाजपा कार्यालय में ही बैठ के वो लिस्ट तैयार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी। ज़मीनी स्तर पर प्रभारी भी नहीं गए थे, कुछ एक जगह को छोड़ दीजिए, जो वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट ने बताया जिले के, वो उन्होंने लिख दिया। ज़मीन से वो भी दूर रहें। भारतीय जनता पार्टी लगातार रूल कर रही है और ऐसे में उनके जो भी कार्यकर्ता अच्छे से कार्य कर रहे थे, ज़मीन स्तर पर कार्य संजय जी कर नहीं रहे हैं। ज़मीन पर एक बार समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है और निश्चित ही मैं बता रहा हूँ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। कितना बड़ा फायदा? 9 सीट पे चुनाव हो रहा है, कितना बड़ा फायदा देखते हैं? कितनी सीटें जीत रही हैं? मैं 5 सीटें तो लगभग अंदाज़ा लगा रहा हूँ और मौका लगेगा तो +1 6 सीटें लगभग मेरा अंदाज़ा है समाजवादी पार्टी निकालेगी। लेकिन अभी इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा और भी है, योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व एजेंडा, क्योंकि मौजूदा समय में जो माहौल चल रहा है उसमें योगी की ख्याति एक बार फिर से बढ़ी है। हाँ, क्योंकि बहराइच में जब दंगा हुआ तो अखिलेश यादव ने बयान दिया मैनपुरी में, कहा कि ये जो बहराइच का दंगा है वो पूरी तरीके से एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव में कैसे फ़ायदा मिले, कैसे चुनाव सीट को जीतना है, चुनाव जीतना है, इसको लेकर ये सारे चीज़ें। आपकी बात को मैं यहाँ रोकूंगा, चाहे वो बहराइच का मामला हो चाहे मुंबई का मामला हो। योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा बड़ा एक आदमी इस वक्त है जो हिंदुत्ववादी चेहरे के लिए बहुत भयंकर जाना जाता है और सोशल मीडिया पर उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम के बाद से कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर से फड़फड़ाया है और काफ़ी तेज़ी से आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ में भी देख सकते हैं उनके बयान, लॉरेंस बिश्नोई के तमाम बयान, उसके जो तौर तरीके, जो उसकी बातें, चाहे वो धमकी वाली जो भी उसकी चीज़ें सामने आया, तो उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक जो माहौल देखने को मिला, हिंदुत्व का माहौल एक बार प्रगाढ़ हो रहा है। अगर हिंदुत्व बनाम ये मुकाबला हुआ तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अखिलेश का पीडीए कई गुना ज़्यादा मजबूत है संजय जी, और उसको मजबूत करने का कारण मैं एक चीज़ और भी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ये ना समझें कि उनकी तारीफ हो रही है तो इसमें अखिलेश यादव ने कुछ किया, नहीं, अखिलेश यादव के किसी कार्यकर्ता ने कुछ नहीं किया है। जो भी मदद की है उनकी भाजपा वालों ने की। जैसे अभी भाजपा वालों ने एक बयान नहीं दिया है कि कांग्रेस मुक्त जो नारा था भाजपा का, उसे अखिलेश यादव साकार कर रहे हैं, तो वैसे ही जो अखिलेश यादव का नारा था पीडीए को साकार करने वाला, वो लल्लू सिंह ने साकार करके दे दिया। नीतीश जी थे, इनसे भी बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अगर ये चुनाव आता है तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। हम अभिषेक से भी एक छोटा सा सवाल लेंगे, छोटा सा उत्तर। ये जो हिंदुत्व के मुद्दे की बात कर रहे हैं, जैसे नीतीश जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल बदला है, अगर योगी जी इस पर जाएंगे, चर्चा करेंगे, अगर माहौल थोड़ा सा इस पर अगर एकजुट कर पाए या माहौल बदल पाए तो फायदा हो जाएगा बीजेपी। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपके सवाल के पहले कि अगर वोटर पोलराइज्ड हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीट भी जीत सकती। अगर पोलराइजेशन मतलब जो कटोगे बटोगे का नारा है, उस नारे को जनता किस तरह से लेती है, क्या वोट इकट्ठा करने के लिए ये कहा गया कि वोटर ना भटकें या फिर कुछ और इसके पीछे आता है। चुनाव में देखा गया है कि जैसे उपचुनाव लोकसभा के भी हुए थे 2 सीटों पे, आजमगढ़, रामपुर में तो खैर विधानसभा का, लेकिन यहाँ पे जीत लिया भाजपा ने चुनाव, आजमगढ़ में चुनाव जीत लिया। उपचुनाव कहते हैं लोग सत्ता पार्टी का होता है। देखिए, सत्ता पार्टी का नहीं, चुनाव रणनीति का होता है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि गुड्डू जमाली लड़ गए आजमगढ़ उपचुनाव, तो मुस्लिम वोट कट गया, समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो गई, भाजपा जीत गई। यही फार्मूला कुंदरकी में भी लागू हो सकता है, यही फार्मूला मीरापुर में भी लागू हो सकता है। मुस्लिम वोट बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी पोलराइज्ड करेगी। तो लगातार हम अभी जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पे एक बात कहा गया, अगर वोट पोलराइज होंगे, मुसलमान इधर उधर बटेंगे या अन्य जाति के जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, अगर वो इधर उधर गए छिटकेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों की नज़र इस बात पे है कि मतदाता छिटकने न पाए, जिसको जैसा वोट मिला था, जैसे जिसकी जितना जनाधार है वो बना रहे, और जनाधार को कैसे बढ़ाना, लगातार पार्टियां इसके लिए काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।